नमस्कार, मैं अभी मैं सिंगरौली में मौजूद हूं और आप देख रहे हैं संजय कुमार अग्रेरी। आपके सामने बैठे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे देवसर के श्री बंसमणि प्रसाद वर्मा जी, जो पूर्व में पहले राज्य मंत्री रह चुके हैं। आइए उनसे कुछ खास मुलाकात करते हैं, बातचीत। सर, ये बताइए, इस बार विधानसभा की तैयारियों के लिए आप क्या सोचे हैं? हमने पूरी तैयारी कर ली है। हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडल कांग्रेस कमेटी, सेक्टर कांग्रेस कमेटी, बूथ कांग्रेस कमेटी और बीएलए, और उसके साथ साथ जिला कांग्रेस कमेटी के भी जितने पदाधिकारी हैं, कुल मिलाकर के लगभग 6000 कार्यकर्ता मेरे क्षेत्र में मेरे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार हैं एकदम। सिर्फ वो 17 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी कहीं कोई कमी नहीं है। आप सब लोगों का आशीर्वाद से, इस क्षेत्र की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार मैं हूं। लगभग 20,000 से भी अधिक मतों से मैं चुनाव जीतूंगा। और इतने नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और हम सब लोग मिलकर के मध्य प्रदेश में जो ये कचरा 20 साल से भारतीय जनता पार्टी ने ले आके पैदा किया है, उसको सबको दूर करके जनता की सेवा करेंगे। सर, सुनने में आ रहा है कांग्रेस में कुछ गुटबाजियां हैं। कहीं भी होंगी, लेकिन हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। देखिए, टिकट मांगना, चूँकि अनुसूचित जात का ही व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ेगा। अनुसूचित जात के बहुत सारे हमारे साथी कांग्रेस में हैं, हमारे अलावा उनको भी टिकट मांगने का अधिकार है। उन्होंने अपने अधिकार के तहत टिकट की मांग करी थी। टिकट मांगना कोई अपराध नहीं है, न तो उसको मैं गुटबाजी मानता। जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुई उस दिन से हमारे क्षेत्र की सभी गुटबाजी समाप्त हो गई है। सब कांग्रेस के साथ हैं। कोई भी आदमी आज की तारीख मेरे जानकारी के अनुसार कहीं कोई गुटबाजी के सुर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भविष्य में अगर कोई गुटबाजी जैसी कोई स्थिति निर्मित होती है तो फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज की तारीख में मेरे ख्याल से कहीं कोई सर, गुटबाजी एक और बात है कि इस बार आप अगर जीतते हैं जी। तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, हमारा मुख्य क्योंकि मुद्दा बेरोजगार युवा बहुत ज़्यादा है। मुख्य मुद्दा हमारा युवाओं की तरफ है, मुख्य फोकस। क्योंकि मेरे जानकारी में आज की तारीख में सरकार के पास 6,80,000 सरकारी पद रिक्त हैं। 6,80,000 मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। और हमारे मध्य प्रदेश के 12,500 युवा रोज ओवरेज हो रहे हैं। 12,500, और उधर 6,80,000 जगह खाली है। हमारी जब सरकार बनेगी तो हम 3 महीने के अंदर पूरे युवाओं को तो नहीं कह सकते, लेकिन 6,80,000 पद हम भरवाएंगे। ये सरकार का घोषणा है। मैं अपने कांग्रेस पार्टी की घोषणा है कि अगर हमारी सरकार बनती है, सबसे पहले हम युवाओं की तरफ ध्यान देंगे, और इसके बाद जब हमारा सिलसिला शुरू होगा तो धीरे धीरे करके हम अभी तक जो देख रहे हैं कि हर माता पिता अपने बच्चे को इसलिए पढ़ाता है कि हमारा बच्चा आगे पढ़ेगा तो मास्टर बनेगा, पटवारी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये सपना देख करके माता पिता अपनी बकरी, अपनी संपत्ति बेच करके अपने संतान को पढ़ाते हैं, लड़के को। और लड़का भी जब थोड़ा जानकार होता है तो भी कुछ सपना देखता है। धीरे धीरे करके 20-25 साल में उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो नौकरी ढूंढना शुरू करता है। नौकरी ढूंढते एक समय आता है, एक दिन जब वो 35 साल का हो जाता है। जब 35 साल का हो जाता है तो उसका भी सपना चकनाचूर हो गया, और उसके माता पिता का भी सपना खत्म हो गया। अब उसके पास रह क्या गया, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा है। अब इस दुनिया में, इस योनि में उसको कहीं कोई रोजगार मिलेगा नहीं, तो वो लड़का अंत में आत्महत्या करता है, डाका डालेगा, चोरी करेगा, या कि अपनी जान दे देगा। ये स्थिति मध्य प्रदेश में निर्मित हो गई है। किसानों की हत्याएं हो रही है। आप अगर देखिएगा तो इस सरकार में सबसे अधिक किसान वही पूछना चाह रहे थे किसानों के बारे में। मैं किसानों का बेटा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये आपने युवाओं की बात किया, युवाओं के लिए भी हम पूछ रहे थे अभी। आप अब उसको बताने देंगे। ये युवाओं की बात होगी। युवाओं को फर्स्ट प्राथमिकता हमारी सरकार देगी। चुनाव अगर हमारी सरकार बनती है तो, और सरकार बनना लगभग तय है। और किसानों अब रही बात किसानों की, चूँकि मैं किसान का बेटा हूँ, किसानों की जितनी दुर्दशा इस सरकार में हुई है 2003 से लेकर अब तक में, मैं समझता हूँ इतना बेइज्जती, इतना अपमानित, इतना दुर्दशा, इतना पतन
दूसरे सरकार में किसानों की नहीं हुई, क्योंकि ये देश कृषि प्रधान देश माना जाता है। 80% किसान हमारे देश में निवास करते हैं। ये भारत गाँवों का देश है। 80% जनता गांव में रहती है, लेकिन गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए इस सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई। एक भी योजना, मेरे ख्याल से नाम बदल दो, इंदिरा आवास को PM आवास, फलाना ढिमाका, इस प्रकार से नाम बदलने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। और इतना और नहीं, इन्होंने रेलवे बेच दिया, इन्होंने कोयला बेच दिया, इन्होंने बिजली बेच दिया, इन्होंने रेलवे स्टेशन बेच दिया, इन्होंने हवाई अड्डा बेच दिया। अब शिक्षा विभाग बेचने की तैयारी है। एक दिन ऐसा समय आएगा जब यह देश अदानी और अंबानी को हो जाएगा, जबकि इस देश का नाम है ऋषि मुनियों का देश, साधु संतों का देश, सभी जात सभी धर्म के लोग इस देश में निवास करते हैं, सबकी इस देश में सम्मान होता है, इज्जत होता है। लेकिन ऐसे देश को गांधी जी का देश कहा जाता है। जिस देश को गांधी ने आज़ादी दिलाई, उस देश को 2 गुजराती बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं, और धीरे धीरे ये देश फिर से गुलाम होने वाला है। पहले अंग्रेज़ों के अधीन था, अब हमको लगता है कि अगर ये सरकार लगातार बनी तो ये अदानी अंबानी के अधीन ये देश हो जाएगा, और इस देश की बागडोर अदानी और अंबानी के पास चली जाएगी। उस समय क्या होगा किसानों का, उसको आप सोच सकते हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि विस्थापितों के लिए आपने क्या हाँ, सोचा है? विस्थापित मेन मुद्दा वो हमारे सिंगरौली का विस्थापित भी है। इन मुद्दों के साथ साथ ये तो पूरे प्रदेश का मुद्दा है, लेकिन विस्थापितों के बारे में कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा विस्थापन हमारे क्षेत्र में, हमारे ज़िले में हुआ, शायद मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले में, किसी भी तहसील में उतना विस्थापन नहीं हुआ होगा। कांग्रेस के टाइम में जो विस्थापन हुआ, NTPC आई, NCL आया, वहाँ के हर विस्थापित को, चाहे वो 2 डिसमिल का पट्टेदार क्यों न रहा हो, उनको नौकरी मिली। आवाज़ ऐसे जनरल मजदूरों को जो NCL NTPC में नौकरी कर रहे हैं, उनको 1 लाख से ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है। ये कांग्रेस के टाइम की बात बता रहा हूँ। भाजपा के टाइम में जितनी कंपनियां आई और आ भी रही हैं, मैं कंपनियों का विरोध नहीं करता। देश का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, मैं विकास के में बाधक नहीं बनना चाहता। लेकिन मैं इतना और कहना चाहता हूँ कि आज इस कंपनी ने एक नियम बनाया है कि मजदूरी हम उस आदमी को देंगे जिसकी दूरी हमारे कंपनी से 15 किलोमीटर से अधिक होगी, और नौकरी हम उसके देंगे जो हमारे कंपनी से 200 किलोमीटर के बाहर का होगा। 200 किलोमीटर के बाहर का होगा, उसको हम नौकरी देंगे। तो कहने का मतलब कि यहाँ के विस्थापितों को मजदूरी भी नहीं दे रहा है, नौकरी देने की तो बातें छोड़ दीजिए। जबकि हमारी सरकार बनेगी तो अभी जो वचन पत्र हमारा आ रहा है, उस वचन पत्र के अनुसार हम बताएंगे कि हमारी जो सरकार बनेगी तो हम इस पर भी विचार करेंगे और स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, हम लोग दिलाएंगे। अगर नहीं मिलता है तो आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जनता के हित में, युवाओं के हित में, अगर किसानों के हित में। अगर जेल भी जाना पड़ेगा तो बंसवाड़ी वर्मा तो जेल जाएगा अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो। और बताइए। और एक बात और था सर। जी बोलिए। बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो OB कंपनियां आई है या कंपनियां हैं, हाँ। उसमें युवाओं जो घूम नहीं, उसी में सब आ गया। OB कंपनी हो चाहे कोई भी कंपनी हो, मैं सबके बारे में आपको बता दिया। वही माने उनके ऊपर भी नियम लागू होगा। और दूसरा एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान को लागू किया 1950 में, उसमें लिखा हुआ है कि निजी कंपनियों में जो मजदूर कार्यरत हैं उनको 8 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ेगी। माने एक काम में, मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी काम में 1200 मजदूर काम कर रहे हैं, तो 8 घंटे, 8 घंटा 4 आदमी जाके 400 करेंगे, फिर 8 घंटा 400 मजदूर करेंगे, फिर 8 घंटा 400 मजदूर करेंगे। माने काम का घंटा 8 होगा, 8 घंटा, 8 घंटे काम करेंगे। इस सरकार ने क्या किया कि उसको दिया कि 2 पाली में काम होगा। पहले 3 पाली में था तो 8 घंटे काम करना पड़ता था। इन्होंने कह दिया कि नहीं, अब 2 पाली में काम होगा, 12 घंटा। तो काम का घंटा तो 8 के बजाय 12 घंटा हो गया, लेकिन मजदूरी में 1 पैसा की इजाफा नहीं हुआ। शेष जो 400 बचे, जब 12 घंटा काम हो गया तो 2 ही पाली में काम होने लगा। शेष 1 पाली के 400 लोग जो बचे उनको बाहर निकाल दिया गया।
हम लोग ये भी सोचने वाले माने हम लोग कर रहे हैं, करेंगे कि फिर उस निजी कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों को का आधा घंटा 8 घंटा होगा और 3 पारी में काम होगा, और जो 1/3 लोग निकाले गए हैं उनका भी समावेश किया जाएगा। आप देख रहे थे हमारे 81 विधानसभा के प्रत्याशी सिंगरौली से वंशवेड़ी वर्मा को। नमस्कार। नमस्कार।